हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। माय नेम इज़ देवाशीष और हम पढ़ रहे हैं एसी करंट के बारे में। लेक्चर नंबर 10.2 में आज हम फेज़र और एसी पावर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे और थोड़ा सा फेज़र डायग्राम वगैरह से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एसी जो होती है वो क्या होती है, उसमें आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उसकी डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है। एवरेज वैल्यू को ही मीन वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें के बारे में हमने पढ़ा था, जनरेशन वगैरह के बारे में हमने देखा था। आज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कि एसी सोर्स की बात करते हैं और एसी सर्किट्स की बात करते हैं, तो जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो जब एसी सप्लाई की जाती है तो एसी सर्किट में कई सारे कंपोनेंट्स भी यूज होते हैं। जैसे डीसी सर्किट में ज़्यादातर रेजिस्टेंस हो गया, बल्ब हो गया, जो कि डीसी सप्लाई पर चलते हैं। लेकिन एसी सर्किट में ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं जैसे इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। रेजिस्टेंस भी एसी सप्लाई में काम कर सकता है। तो किसी भी एसी सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, कोई भी एसी सर्किट कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। अब जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमें एक छोटी सी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें जो इलेक्ट्रिकल एसी में के कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज करंट है वो किस तरह से होती है, उनको हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे नॉर्मल हम बात करें, अगर मैं फेज़र की बात क्यों कर रहा हूँ और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि भाई जैसे वोल्टेज जो होता है एसी में वो होता है V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, वेरी होता है, ये हमें पता है साइनसोइडल फॉर्म में। इसी तरह से करंट I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी भी हो सकता है और इसके साथ प्लस में कोई फेज भी आ सकता है। मतलब दोनों के बीच में जरूरी नहीं है कि हमेशा फेज यहाँ पर सपोज ये ऐसा भी हो सकता है या फिर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, या इसकी जगह कोई और एंगल भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एक ही सर्किट में जो एसी सर्किट होगा तो एसी सर्किट में वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा। तो जरूरी नहीं है कि करंट और वोल्टेज दोनों का फेज एक जैसा ही हो। फेज बोलने का मतलब है ये चीज एक जैसी हो। अब यहाँ फेज बोलने से मेरा क्या मतलब है, समझ में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर मैंने सिंपल एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया और एक और कोई कैपेसिटर है, एक फॉर एन एग्जांपल, और एक मैंने एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। ये ऐसा शो करते हैं तो ये एसी सप्लाई होती है और ये डीसी सप्लाई होती है। अब यहाँ पर इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज है VR और यहाँ पर भी इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर कुछ करंट है और यहाँ पर भी कुछ करंट है। इसको मैं I2 बोल देता हूँ या इसको मैं और इसको मैं I1 बोल देता हूँ। अब बात क्या है, यहाँ पर ये दोनों डीसी सप्लाई जब भी यूज करते हैं तो दोनों सेम फेज में होते हैं। दोनों सेम फेज में होने का मतलब क्या है, जब V की वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो V चेंज हो नहीं रहा है सबसे पहली बात तो अगर V यहाँ पर तो कोई चेंजेस आते नहीं है, वेरिएशन कुछ होता नहीं है, तो यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेम फेज में होते हैं। मतलब अगर ये मैक्सिमम हो रही है तो ये भी मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी टाइम पर वोल्टेज आ रहा है और करंट नहीं आ रहा और किसी टाइम पर यहाँ करंट है लेकिन वोल्टेज ही ड्रॉप नहीं हो रहा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। यहाँ अगर वोल्टेज है इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट भी होगा, या अगर इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। लेकिन उसकी जगह अगर हम एसी सर्किट की बात करें, ये कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अगर मान लो कोई एसी सर्किट है, एसी सर्किट को मैंने एक कैपेसिटर लिया, उसको एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। इसके क्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस VC है कभी, और करंट जो इसमें चल रहा है, एसी करंट जो चल रहा है वो I2 है। अब क्या होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि VC है ना, दोनों वैल्यू वेरी करती है, दोनों साइनसोइडल फॉर्म में होगी, टाइम टू टाइम वेरी कर रही होगी। तो मान लो अगर किसी टाइम पर VC की वैल्यू, यहाँ टाइम में हमने t की कुछ वैल्यू पुट करी, तो किसी टाइम इंस्टेंट पर अगर VC जो है अगर मैक्सिमम है, सपोज 10 आ रहा है ना, तो ऐसा भी हो सकता है उस टाइम पर I2 0 हो जाए,
है ना, या कुछ और वैल्यू हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। या कभी अगर ये 0 हो तो ये मैक्सिमम हो जाए। इसका मतलब ये दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं। सेम फेज में होने का सिंपल सा मीनिंग, कोई भी कंपोनेंट जो होता है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में है। इसका मतलब यही होगा, अगर उस कंपोनेंट से करंट पास कर रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर ड्रॉप हो रहा होगा उसी टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर एसी में हम ज़्यादातर तो ये कब कितना, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, कब कितना करंट आ सकता है, उनको ही ट्रीट करने के लिए हमें फेज़र समझना पड़ता है। देखो फेज़र का अब मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम जो पोटेंशियल है और करंट है उनको ट्रीट करने के लिए उनको एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब वो एक्चुअल में वेक्टर नहीं है, लेकिन उनके कैलकुलेशन वगैरह के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उनसे रिजल्ट पता करवाने के लिए, है ना, हम उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। अब एक्चुअल में फेज़र होता क्या है, सिंपल सा अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर मैं इस तरह से बात करूँ, एक सर्कल हम ले लेते हैं। इस सर्कल में एक रेडियस वेक्टर है, यहाँ पर ये फिक्स है। ये रेडियस जो है, मान लो कि कोई वोल्टेज है V0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो अगर ये रेडियस जो इसका जो ये V0 है, ये तो इस सर्कल की रेडियस की तरह काम करेगा, और ये रेडियस वेक्टर जो है वो एक तरह से ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। जो यहाँ लिखी हुई होगी उसके साथ ये रोटेट करता रहता है। अगर ये इनिशियली कुछ फेज यहाँ पर, अगर यहाँ 0 है तो इनिशियली ये यहाँ पर होगा। अगर इसकी जगह कुछ 30 डिग्री या कुछ फेज लिखा हुआ है, जैसे मान लो फाई लिखा हुआ है, तो ये इनिशियली यहाँ पर होगा। अब तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी सर्कल में एक रेडियल वेक्टर जो होगा, रोटेटिंग रेडियल वेक्टर, उसको हम फेजर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये फेजर जो होगा इसका एक कंपोनेंट या तो x डायरेक्शन में एक कंपोनेंट और y डायरेक्शन में कंपोनेंट, x डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, y डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, डिपेंड कर रहा है यहाँ साइन है या कोस है। तो इस रेडियल वेक्टर का अगर हम y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो ये V0 sin ओमेगा t प्लस फाई बनकर आ जाएगा। इतना सा ध्यान रखो कि V0 sin ओमेगा t प्लस फाई या I0 sin ओमेगा t, इसको मैं एज ए वेक्टर ट्रीट करूँगा। ये कैसे, अब ये पूरा बना के किस तरह से यूज़ करना है वो अभी मैं समझा दूंगा आपको कि कैसे क्या करना होता है, किस तरीके से फेजर। आपको बार बार सर्कल नहीं बनाना है, कैसे चेक करते हैं आओ। पर V और I जो है वेक्टर जो है, अब मुझे इनका फेजर डायग्राम बनाना है, इनको फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने एसी में जो हमने वेव्स पढ़ते टाइम पर 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स को जब हम ट्रीट कर रहे थे, सेम वैसे ही ट्रीट करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये इन दोनों के फेज हैं, तो हमें ये चेक करना है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, करंट जो होता है उसको फेज लेकर मतलब उसको हॉरिजॉन्टल लेकर चलते हैं। करंट जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल लेकर चलते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ सिंपली मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। तो दोनों तरीके से, मान लो मैंने इसको हमने रेफरेंस लिया, किसी एक जो इक्वेशन है उसको रेफरेंस ले लो। तो ये एक वेक्टर है, तो यहाँ V0 वेक्टर मैंने लिया कि ये रेफरेंस ले लिया V0। अब V0 का फेज क्या है, ओमेगा t। तो उसके अकॉर्डिंग अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, I0 को मुझे रिप्रेजेंट करना है एज अ वेक्टर, फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो I0 का, I का फेज कितना, ओमेगा t प्लस 60। ओमेगा t प्लस 60 है, मतलब ये यहाँ पर V0 का फेज कितना था, ओमेगा t, और I0 का फेज कितना है, ओमेगा t प्लस 60, मतलब 60 डिग्री ऊपर है। तो प्लस है तो हमें ऊपर ही बनाना पड़ेगा, तो ये I0, तो ये 60 डिग्री। अगर यहाँ माइनस होता तो हम कहाँ बना देते, नीचे वाले डायरेक्शन में बना देते। या इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मान लो हमने रेफरेंस लिया I0 को, यहाँ मैंने V0 रेफरेंस की फॉर्म में लिया। अगर मैंने I को रेफरेंस लिया है, I को अगर मैं रेफरेंस लेकर चलता हूँ तो देखो ये I0, ठीक, I0 का फेज कितना, ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। अब बात आती है कि V0 जो है उसका फेज कितना है, ओमेगा t, मतलब I0 से 60 कम है। ये ओमेगा t प्लस 60 है, तो ये ओमेगा t, तो इसमें से कितना कम है, 60 डिग्री। तो कहाँ बन जाएगा, V0 नीचे वाली डायरेक्शन में बन जाएगा। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे समझो, यहाँ पर ऐसे जाते हैं। फेजर हमेशा हम जब पढ़ते हैं तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो पहले V0 आ रहा है, उसके बाद I0 आ रहा है, मतलब I0 का फेज ज़्यादा है। इसी तरीके से जब न्यू चलोगे तो पहले V0 फिर I0, इसका मतलब I0 का फेज ज़्यादा है।
ऐसे ही समझ में आती है बात। नीचे अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो डिक्रीज होता है और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो फेज इंक्रीज होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। सेम वोल्टेज के साथ भी हो सकता है और किसी और चीज़ के साथ भी हो सकता है। तो पावर की बात करते हैं कि एसी सर्किट में पावर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है भाई, हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर की हम बात कर रहे हैं तो V और इंटू आई। वी आई यहाँ पर मैंने लिए किसी इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट पर पावर, तो V इंटू आई। वी क्या होता है हमारे पास, V नॉट साइन ओमेगा टी और आई हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब मैंने 5 इसलिए लिया क्योंकि हमें नहीं पता कि I और V के बीच में क्या फेज डिफरेंस है। अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग होता है। जैसे कैपेसिटर इंडक्टर में 90 का फेज डिफरेंस, अगर कैपेसिटर यूज़ किया है तो करंट और वोल्टेज के बीच में 90 का फेज डिफरेंस आएगा, है ना। रेजिस्टेंस दिया हुआ तो दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पर जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो V नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, और मैंने इसको लिख दिया 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस तो ये हो गई। अब लेकिन हमें बात करनी है एवरेज पावर की। ज़्यादातर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एवरेज पावर की। तो अगर मैं एवरेज पावर लिखता हूँ P एवरेज, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कई जगह पर। तो एवरेज पावर की बात करें हम यहाँ पर तो V नॉट आई नॉट बाई 2। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ। तो ये V नॉट आई नॉट बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 5 और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। इस तरह से कुछ हम इसको यहाँ पर यूज़ करके लिख सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर वो साइन कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया है। अब यहाँ पर जब हम एवरेज लेंगे तो देखो यहाँ पर ये चीज़, ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो कोई एवरेज कांस्टेंट का तो वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 ओमेगा टी प्लस 5, मतलब यहाँ पर ये जो फेज़ है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इनका अगर हम पूरे टाइम पीरियड में एवरेज निकाल रहे हैं 0 से t के बीच में तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एवरेज पावर होगी वो V नॉट आई नॉट कॉस 5 निकल कर आएगी। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5, या फिर V नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 और कॉस 5, या V नॉट बाई रूट 2 जो सिंपली है उसको VRMS IRMS एंड कॉस 5 हम बोल सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर जो ये cos 5 हम लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। cos 5 जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्लियर बात ये। अब ये पावर फैक्टर क्यों होता है, क्योंकि देखो पावर फैक्टर ये डिसाइड करता है, ये 5 ही तो है जिसकी वैल्यू अगर कम ज़्यादा होगी तो उस ऐसी सर्किट में कितनी पावर ड्रॉप हो रही है। पावर अगर मान लो कि ये 5 की वैल्यू 0 हो गई तो V नॉट आई नॉट VRMS इंटू IRMS के इक्विवेलेंट पावर ड्रॉप हो जाएगी। अगर 5 की वैल्यू 90 हो गई तो 0 पावर ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये 5 जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब 5 पर cos 5 पर पावर डिपेंड करती है कंजप्शन पावर का, और 5 डिपेंड करता है कंपोनेंट के ऊपर। एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, या फिर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको भी मैं बता दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की पावर्स होती है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर बात करें V नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 cos 5 की, तो ये हमें पता है कि ये पावर फैक्टर यहाँ पर cos 5 इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये V नॉट आई नॉट जो है, या इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5, है ना। तो इसमें से कौन सी 3 तरह की पावर हम किसी भी एसी सर्किट में डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिव पावर या रियल पावर, है ना, या एक्चुअल पावर। दूसरी होती है रिएक्टिव पावर, ठीक है ना, और तीसरी होती है एपरेंट पावर। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर हम सबसे पहले हम यहाँ पर बोलें कि एक्टिव पावर की बात करें,
देखो यहाँ तीन तरह की, अब ये कैसे है, यहाँ पर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, इसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर या रियल पावर। इसका मतलब एक्चुअल में जो पावर एसी सर्किट में कंज्यूम हुई है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव पावर बोल रहे हैं, कि कोई कंपोनेंट कितनी पावर कंज्यूम करवा सकता है। रिएक्टिव पावर यहाँ पर हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई, अगर कॉस फाई की जगह साइन फाई लगा दिया जाए तो वो रिएक्टिव पावर हो जाएगी। और सिंपली अगर ये दोनों टर्म ही, इन दोनों को हटा दो, सिर्फ इन दोनों टर्म्स को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगी एपरेंट पावर। ठीक है, अब इसको एक्चुअल में कैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे वी नॉट वी आर एम एस ये इस तरह से था और आई आर एम एस यहाँ पर किसी इसके बीच में फेज इस तरह से, फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि हमने उसी तरीके से कंसिडर किया है। तो आई आर एम एस का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा आई आर एम एस cos फाई और आई आर एम एस साइन फाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पावर कंज्यूम, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सर्किट जो होता है उसमें एक्चुअल में पावर कंज्यूम तभी होती है जब पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने का मतलब मैंने तुम्हें समझा ही दिया है कि जब करंट कुछ है किसी सर्किट में, अगर किसी कंपोनेंट के अक्रॉस कुछ करंट है तो उसी टाइम पर वहां पर कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप होना चाहिए। तो सेम, तो यहाँ पर सर्किट में पावर तभी, एक्चुअल में पावर कंज्यूम तभी हो सकती है जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो। तो करंट का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट, तो देखो यहाँ पर वीआरएमएस के साथ के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ये, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो पावर बनेगी वो एक्चुअल पावर बनेगी। लेकिन अगर इसका और इसका ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, इसका मतलब अगर कभी ये मैक्सिमम है तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो पावर बनती है उसको हम रिएक्टिव पावर बोल देते हैं। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एपरेंट पावर हम बोल देते हैं। बात क्लियर हो रही है, ये फेजर से मैंने बना के बताया। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि भाई cos फाई जो मैंने लिखा था वो cos फाई एक्चुअल में क्या है। अब यहाँ पर cos फाई को समझाने से पहले मैं दो फेजर डायग्राम और बना रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस वाला, इम्पीडेंस वाला फेजर डायग्राम बना रहा हूँ और एक वोल्टेज वाला फेजर डायग्राम। समझना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या है, बेसिकली इस सिचुएशन में अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा, रेजिस्टेंस जो होता है वो, ये यहाँ पर इम्पीडेंस का फेजर डायग्राम बना दिया। इम्पीडेंस बोलने का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रिकल एसी सर्किट में का एक्चुअल में टोटल रेजिस्टेंस। तुम ऐसे समझ लो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है, एसी सर्किट जो होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ऑल टोटल रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम इम्पीडेंस बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये Z से हम रिप्रेजेंट कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें भी अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से निकल कर आता है। एक्सएल क्या है, एक्सी क्या है। एक्सएल जो है वो तुम समझ लो कि जब हम इंडक्टर यूज़ करेंगे, इंडक्टर मतलब सॉलिनॉइड जो होती है, तो इंडक्टर जब यूज़ करेंगे तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है एक तरह से उसको हम XL बोलते हैं। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है एसी सर्किट में उसको XC बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही ड्रॉ होते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी मैं बताऊंगा अभी कैसे इससे ही आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर cos फाई जो होगा वो अगर इससे मैं देखूंगा तो R डिवाइडेड बाई Z हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर इससे अगर देखेंगे तो VR डिवाइडेड बाई V नेट हो जाएगा। R मतलब रेजिस्टेंस, Z मतलब टोटल इम्पीडेंस। यहाँ पर एक और चीज़ अगर हम बात करें, Z जो होती है किसी भी सर्किट में अगर टोटल इम्पीडेंस निकालना हो तो उस सर्किट में या तो V नॉट डिवाइडेड बाई I नॉट कर दो या VRMS डिवाइडेड बाई IRMS कर दो, उससे भी निकल कर आ जाएगा। या फिर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और इस तरीके से ये XL माइनस XC की जगह XC माइनस XL का स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर आपको V नोट I नोट पता है तो V नोट डिवाइडेड बाई I नोट करके निकाल सकते हो, VRMS डिवाइडेड बाई IRMS करके निकाल सकते हो। और अगर आपको रेजिस्टेंस पता है तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस, ये अब माइनस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और इन सबको हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये एक वेक्टर, रेजिस्टेंस वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, XL वेक्टर हमेशा ऊपर रहेगा, XC वेक्टर हमेशा नीचे रहेगा। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जब आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे ही बनेगा, XL माइनस XC और ये R। अब दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं, दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट लोगे तो ये टोटल इम्पीडेंस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा।
ध्यान रखना। और ये एक्सेल एक्से जो है इसको भी अभी मैं धीरे धीरे आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ आ रही है ना। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। बस ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर हम एसी सर्किट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। पावर के बारे में मैं बता दिया, वो इसलिए मेरे को बताना पड़ा क्योंकि अभी हम सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन आपको बताता चलूँगा कि रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो एसी सर्किट में सबसे पहले मेन जो 3 कंपोनेंट होते हैं वो रेजिस्टेंस भी यूज़ हो सकता है, कैपेसिटर भी यूज़ हो सकता है और इंडक्टर भी यूज़ हो सकता है। ये तीनों ही कंपोनेंट बेसिकली आपको मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ज़्यादातर अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस को हम एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा। एक रेजिस्टेंस हमने लिया, मान लो एक रेजिस्टेंस हमने लिया जिसका रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस है R, और एक सप्लाई, पावर सप्लाई जो ली V नॉट साइन ओमेगा t। ये ऐसी पावर सप्लाई यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसके अक्रॉस, यानी कि यहाँ पर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो मैंने मान लिया कि VR पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। मैं करंट की डायरेक्शन शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करंट जो होगी वो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, तो ये मत समझना कि यहाँ करंट नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस एसी सप्लाई के अक्रॉस सिर्फ ये रेजिस्टेंस है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वी आर इक्वल्स टू वी एस होगा, दैट इज वी आर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। डायरेक्टली ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पता चल गई है। अब हमें पता करना है कि करंट क्या होगा। तो हमें एक चीज़ पता है कि रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो हम लिखते हैं वी आर डिवाइडेड बाई आर करके। कैसे लिखते हैं? वी आर डिवाइडेड बाई आर करके। ये बेसिक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये स्पेसिफिकली हम कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये बाकी की चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं। तो वी आर हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई आर। तो आई, तो यहाँ पर आई कितना हो गया? वी नॉट डिवाइडेड बाई आर और साइन ओमेगा टी। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पर आई, तो ये बेसिकली अगर इसको पूरा हम बोलें तो ये एक तरह से आई नॉट हो चुका है। ये वी नॉट डिवाइडेड बाई आर जो है वो आई नॉट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर अब z की बात करूँगा तो z होता है वी नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो वी नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट कितना है? वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, तो ये ओवरऑल आर। तो प्योर रेजिस्टेंस जब होता है तो उसमें इम्पीडेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टिव z जो होता है ना, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। Z जो होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। यूनिट ओम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, यूनिट में कुछ भी चेंज नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस की बात करें कि जो कंपोनेंट रजिस्टर है उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल और करंट में क्या फेज डिफरेंस आ रहा है। तो देखो, रजिस्टर के अक्रॉस जो रजिस्टर पोटेंशियल है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो फेज साइन और फेज कितना है? ओमेगा टी। करंट कितना है यहाँ पर? ये आई नॉट हो गया साइन ओमेगा टी। जब भी फेज चेक कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए। नॉर्मली हम साइन साइन लेके चलते हैं। तो साइन ओमेगा टी, तो दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स फाई कितना हो गया? 0। फाई 0 हो गया मतलब कॉस फाई कितना हो गया? 1। मतलब पावर फैक्टर 1 है, मैक्सिमम है। तो पावर कितनी हो जाएगी? एवरेज पावर की अगर मैं बात करूँ तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos फाई 1 होता है। तो ये वैल्यू निकल कर यहाँ पर, मतलब जब भी पावर फैक्टर 1 हो गया इसका मतलब पूरी की पूरी पावर जो एसी सप्लाई ने डिलीवर करी थी वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है ना, एसी सप्लाई ने जो पावर डिलीवर करी है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। अब बात आती है फेज डायग्राम बनाने की, फेजर डायग्राम। अच्छा, अगर इन दोनों के टाइम वाले डायग्राम बनाएंगे तो भी ऐसे बनेंगे। ये वोल्टेज से रिलेटेड है, मान लो ये वी नॉट है, और अगर मैं करंट का डायग्राम बनाऊंगा तो करंट जो है वो भी ऐसे ही, क्योंकि ये भी साइन वाला फंक्शन ही है तो ये करंट थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा। ये इसलिए छोटा नीचे बनाया क्योंकि वी नॉट डिवाइडेड बाई आर यहाँ पर आ रहा है, तो ये करंट से रिलेटेड हो गया। अब फेजर की बात, अब ध्यान से समझना फेजर कैसे बना रहा हूँ मैं।
हम जब भी सर्किट की बात करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैं करंट को हॉरिजॉन्टल लूँगा, रेफरेंस लेके चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट बना दिया मैंने ऐसे आई नॉट, ठीक है, करंट ऐसे बना दिया। तो यहाँ पर पोटेंशियल का फेज कितना है, ओमेगा टी, तो सेम पोटेंशियल का फेज आ जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल भी कैसे हो जाएगा, इस तरीके से वी आर हो जाएगा। इसको आई आर बोल सकते हो तो आई आर बोल दो, ये यहाँ पर सेम, तो दोनों सेम फेज डायरेक्शन में आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया किसका, वोल्टेज वाला। अब अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ रेजिस्टेंस वाला, इम्पीडेंस वाला फेजर, तो एक ही इम्पीडेंस है तो आर इस डायरेक्शन में आ गया। तुम खुद सोचो, आर जो है वो ऐसे ही बन रहा है, इम्पीडेंस जो आ रहा है वो इसी तरीके से आ रहा है। अब ये ध्यान रखना कि इम्पीडेंस जो रेजिस्टेंस बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम खुद देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो ये कैसे पता चल रहा है, तो ये मैंने ऐसे दिखा, वी आर इस डायरेक्शन में, आई आर इस डायरेक्शन में, तो दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है ना। वी आर को अगर तुम डिवाइड करो, वी आर को क्या लिख सकते हो, आई आर इंटू आर, आई आर इंटू आर, तो आई आर से आई आर, तो आर किस डायरेक्शन में आया, ऐसे लिख दो सिंपल सा, ये वी आर था ना, वी आर इक्वल्स टू आई आर इंटू आर, तो आई से आई ये, तो आर बचा, तो ये इस फेज डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अब ध्यान रखनी है कि ये रेजिस्टेंस जो होता है वो पूरी पावर कंज्यूम करवा लेता है। देखो, प्योर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की बात करें, मतलब सिर्फ मैंने कैपेसिटर को एक सर्किट जो एसी सप्लाई है उसे कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरुआत हम यही करते हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर कनेक्ट है, तो वीसी जो होगा वो वीएस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यानी कि वीसी जो हमारे पास आएगा वो आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये यहाँ पर। अब बात आती है करंट की, तो हमें एक चीज़ पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस कौन सी इक्वेशन हमें पता है। करंट निकालने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ पता होनी चाहिए। तो कैपेसिटर के अक्रॉस मैं ये लिख सकता हूँ कि जो चार्ज होता है वो होता है C इंटू वी। मैं ये लिख सकता हूँ, चार्ज होता है कैपेसिटेंस इंटू ये कैपेसिटेंस का C, और वी सी मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है। अब मुझे करंट निकालना है तो मैं क्यू डी क्यू बाई डी टी कर देता हूँ। आई इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाई डी टी, तो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पर ये बन जाएगा सी, क्यू हमारे पास सी, और वी सी की जगह आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बनेगा सी वी नॉट और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये करंट आ गया, खत्म। लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्योंकि फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा करंट और पोटेंशियल के बीच में, तभी तो मुझे पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस है और कितनी पावर ड्रॉप हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको साइन की टर्म्स में चेंज कर रहा हूँ। अब जब हम साइन की फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें एक चीज़, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर जो हमें याद रखनी है, मैं जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक और टर्म आ जाएगी ओमेगा सी वी नॉट, ओमेगा भी आ जाएगा, तो ये ओमेगा सी और वी नॉट, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन। अब मैं यहाँ पर इसको, जब भी हमारे पास कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ और साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 90 माइनस करेंगे तो भी यही आएगा। और लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ थीटा का मतलब है ओमेगा टी, और तो यहाँ पर हमें ओमेगा टी को कभी नेगेटिव नहीं रखना है। ओमेगा टी को, ये चीज़ ध्यान में रखो तो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। ओमेगा टी को कभी भी माइनस में नहीं रखना है। तो अगर मैं 90 माइनस ओमेगा टी करूँगा ना तो फिर ओमेगा माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको कैसे रखूँगा 90 प्लस ओमेगा टी। तो ये 90 प्लस ओमेगा टी हम इसको ऐसे रख सकते हैं, या फिर ओमेगा टी प्लस आगे पीछे लिख दो। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। क्लियर ये चीज़। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं Z की। अच्छा, ये यहाँ पर इसको मैं आई नॉट, ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये जो टर्म बन रही है, ये जो टर्म है इस, ये क्या है आई नॉट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर Z की, तो Z जो होगा, इम्पीडेंस जो होगा वो होगा V नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो V नॉट जो है वो हो गया हमारे पास ये, और आई नॉट हमारे पास आ रहा है ओमेगा सी वी नॉट, इसे ही कैंसिल, तो ये 1/ओमेगा सी। इसका मतलब जो अगर सिर्फ
कैपेसिटर कनेक्टेड है तो कैपेसिटर की वजह से जो इम्पीडेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/ωc, इसको हम बोलते हैं XC 1/ωc। इसकी यूनिट भी ओम ही होगी, यूनिट की अगर मैं बात करूं ना तो यूनिट ओम ही रहेगी, लेकिन इसको जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कैपेसिटर या इंडक्टर की वजह से जो इम्पीडेंस आता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, है ना। तो ये हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब तुम ऐसे समझ लो कि कैपेसिटर की वजह से जो रेजिस्टेंस आया है, कैपेसिटर की वजह से जो रेजिस्टेंस आया है वो क्या है, XC बोलते हैं उसको, और वो होता है 1/ωc। अब तुम्हें यहाँ पता लग रहा होगा 1/ωc मतलब कैपेसिटर की वजह, कैपेसिटर को जब AC सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आता है वो फ्रिक्वेंसी के साथ वेरी करता है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ओमेगा और XC जो है, तो ओमेगा बढ़ाओगे तो XC कम होगा, मतलब ये कुछ हाइपरबोलिक फॉर्म में इस तरह से डिक्रीज होगा, तो XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा C के, मतलब ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो होगा रेजिस्टेंस एक तरीके से उसका रिएक्टेंस, टेक्निकली तो रिएक्टेंस बोलते हैं लेकिन हम अपने लिए समझ सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक। ये बात भी हो गई। अब बात करते हैं फाई की। तो फेज डिफरेंस देखो, यहाँ पर है ω/t, यहाँ पर है ω/t + 90, तो फेज डिफरेंस तो 90 आ गया। लेकिन एक छोटी सी चीज जो यहाँ तुम्हें पता लग रही होगी, पोटेंशियल का फेज तो है ω/t लेकिन करंट का फेज है 90 + ω/t। 90 + ω/t मतलब किसका फेज जाता है, करंट का फेज ज्यादा है, करंट का फेज ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर में जो करंट होता है वो लीड कर रहा होता है। लीड करने का मतलब अब देखो क्या है, मान लो t की वैल्यू 0 है, t वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल 0 है, तो जब t = 0 पर पोटेंशियल इसके अक्रॉस 0 है, उस टाइम पर करंट जो होगा क्या वो 0 होगा। t की वैल्यू यहाँ पुट करो तो यहाँ बन जाएगा sin 90, तो करंट हो जाएगा ω/c V0। इसका मतलब जब करंट 0 है तो पोटेंशियल 0 नहीं है, जब पोटेंशियल 0 है तो करंट 0 नहीं है। इसका मतलब करंट आगे है, तो यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, I लीड्स बाय 90 डिग्री। किससे लीड कर रहा है, वोल्टेज से लीड कर रहा है। अब ये होगी तो पावर, अगर हम बात करेंगे एवरेज पावर की, अगर मैं बात करूं तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, IRMS VRMS और cos 90, तो ये कितना हो जाएगा cos 90, तो ये ओवरऑल बन जाएगी पावर 0। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर जो हो गया, अच्छा इसमें मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर 0 होने का मतलब कैपेसिटर में अगर आइडियल केस की बात करें तो कोई भी पावर यहाँ पर AC सर्किट में ड्रॉप नहीं होगी, कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप नहीं हो रही है, तो कहाँ जा रही है, वो पावर कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती जा रही है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। क्लियर है चीज, यहाँ पर पावर ड्रॉप नहीं हो रही, पावर तो गई है तो कहाँ आ गई, उसकी फॉर्म, उसके अंदर वो स्टोर होती जा रही है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर ये चीज़ हमने देख ली है। अगर मैं इसमें डायग्राम की बात करूँ तो अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, चलो, तो ये पोटेंशियल के लिए अगर ये डायग्राम ऐसा बन सकता है, पोटेंशियल के लिए तो साइन वाला ही है, तो और अगर मैं बात करता हूँ अगर इसमें आगे करंट के लिए, तो करंट वाला देखो कॉस वाला है, तो इसका मतलब जब ये ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये करंट के लिए है और ये वोल्टेज के लिए, क्योंकि जब करंट वोल्टेज मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है। अब फेजर डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम सबसे पहले इम्पीडेंस वाला फेजर डायग्राम, तो रेजिस्टेंस तो है नहीं यहाँ, तो रेजिस्टेंस का तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें तो अगर मैं करंट को ऐसे बना रहा हूँ, सपोज करंट ऐसे है I0, तो I0 को मैंने बोला तुम्हें कि मैं रेफरेंस लूंगा हमेशा I को, तो I रेफरेंस है तो 90 + ω/t, तो VC कितना है, ω/t आ रहा है, ω/t आ रहा है, इसका फेज आ रहा है 90 + ω/t, इसका फेज है ω/t, तो रेफरेंस कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो ω/t है तो इसका मतलब कितना कम है, 90 कम है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये
वी सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वैसे भी हमें पता लग रहा है ना कि आई लीड कर रहा है 90 से, तो इसका मतलब आई लीड कर रहा है तो आई यहाँ पर है तो वी सी तो नीचे ही होगा। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर और करंट को अगर हम फेज़र के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो करंट अगर ऐसा है तो वी सी हमेशा नीचे की तरफ ही आएगा। इस तरीके से ये निकल कर आएगा। अब अगर मैं इम्पीडेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ पर VC है, इस VC को मैं क्या लिख सकता हूँ, IC इंटू XC। ये पीक वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसका मतलब जो XC होगा वो हमेशा कहाँ ड्रॉ होगा, अगर रेफरेंस के हिसाब से देखें नीचे। रेजिस्टेंस कहाँ होता था, हॉरिजॉन्टली। XC कहाँ आएगा, नीचे वाले डायरेक्शन में। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है बात ये? तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं।